विशाल और विस्तृत है और इतना कह सकते हैं इतनी सूक्ष्म आयाम उसके निकलते हैं कि उन सबको एक समय मुझे दिया गया है अपने में समेटना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि उतने समय में मूल बात आप देखिए, भाषा का एक अजीब खेल है। उसमें कई शब्द निषेधात्मक लगते हैं और उनका अर्थ पॉजिटिव होता है, सकारात्मक। कई शब्द हमको पॉजिटिव लगते हैं तो उनका अर्थ नकारात्मक। हिंसा और अहिंसा ये दो ऐसे ही शब्द हैं। हिंसा को व्याकरण की दृष्टि से एक पॉजिटिव क्रिया बना, सकारात्मक शब्द। और ये कहा जाता है बहुत से आलोचकों के द्वारा कि अहिंसा तो एक निषेधात्मक विचार है, मना करता है। अहिंसा न करना उसी तरह ही अहिंसा है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे बिल्कुल विपरीतार्थक शब्द हैं कि हिंसा के जितने अर्थ हैं उन सबके विपरीत काम करना अहिंसा का। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो हिंसा के जितने भी अर्थ हैं, हिंसा का कोई एक अर्थ नहीं। सामान्य हम मान लेते हैं कि हिंसा का मतलब है किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, हत्या नहीं की। ये तो चरम अर्थ है। हिंसा का अर्थ होता है किसी को हानि पहुंचाना, किसी को पीड़ित करना, किसी को सताना, दैहिक रूप से भी पीड़ित करना, सताना, जिसका अंतिम जो चरम परिणति है वो हत्या या वध में। आजकल हम कह सकते हैं सामूहिक युद्ध में। अब जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य को सताना, पीड़ित करना आदि ये सब हिंसा के रूप है, तो फिर क्या मनुष्य केवल एक दैहिक अस्तित्व है? क्या वह केवल एक शरीर है कि आपने उसके शरीर पर आक्रमण नहीं किया तो आप अहिंसक हो गए? क्या वो शरीर होने के अलावा, देह होने के अलावा और भी बहुत कुछ है? मनुष्य की पहचान देह होने में नहीं है। देह तो सभी और जीवधारियों की भी है, सभी की देह है, लेकिन मनुष्य की पहचान केवल देहधारी होने में नहीं है। उसकी कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं और केवल जैविक जरूरतें ही नहीं होती जैसे अन्य पशुओं की होती है, अन्य प्राणियों की होती है। जैविक जरूरतों के अलावा उसकी कुछ इमोशनल नीड्स होती है, कुछ स्पिरिचुअल नीड्स होती है, कुछ मूल्यों के लिए वो जीता है। तो ये सारी चीजें जो है मनुष्य की परिभाषा में शामिल होती है। आप तो मनुष्य को ये नहीं मान सकते वो एक देह है और उसने आपकी देह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो आपने नुकसान है। इसलिए अब ये जो सारी मनुष्य की कहना चाहिए तो सभी मनुष्य के अंदर जो गुण है, जो लाक्षणिकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस लाक्षणिकताओं को पूरा होना ही, उसमें मदद करना ही अहिंसा। साल्तुंग एक बड़े आधुनिक हमारे संस्कारी विचारक है, गांधी जी के बड़े प्रशंसक भी थे, काफी प्रेरणा उन्होंने उनसे ग्रहण की। उन्होंने हिंसा की एक परिभाषा की, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने कहा कि एनी अवॉइडेबल थिंग, शब्दों पे गौर कीजिए, एनी अवॉइडेबल थिंग विच इम्पीड्स ह्यूमन सेल्फ रियलाइजेशन इज वायलेंस। हिंदी में इसका तात्पर्य होगा कि ऐसी कोई भी निवारणीय चीज, इसका निवारण नहीं हो सकता होता है बात, तो ऐसी कोई भी निवारणीय चीज जो मनुष्य की आत्मसिद्धि में बाधा अवरोध पैदा करती है वो हिंसा है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल किसी को आपने सताया नहीं, मतलब दैहिक रूप से नहीं सताया, आक्रमण नहीं किया उसके ऊपर, इसलिए आप अहिंसक, ऐसा नहीं। अगर हिंसा का अर्थ ये है तो अहिंसा का अर्थ क्या होगा? कि सभी निवारणीय अवरोधों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना। तो जितने भी मानवीय आत्मसिद्धि में मनुष्य अपने मानवत्व की सिद्धि करते, रियलाइज करता है मनुष्य को, उसकी सिद्धि में जितनी बाधाएं हैं आती है
उन बाधाओं को दूर करना अहिंसा। तो उन बाधाओं को दूर करना, उसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना, ये अहिंसा। तो ये हिंसा का बिल्कुल विपरीत अर्थ होते हुए भी एक सकारात्मक विचार, एक सकारात्मक है। और अब आप देखें कि ये कई प्रकार के, हिंसा भी कई प्रकार की होती है, अहिंसा भी। जितने हिंसा के प्रकार हैं उतने ही अहिंसा के प्रकार हैं। तो हिंसा कई प्रकार की होती है। एक हिंसा होती है जिसे हम प्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं, एक दूसरी हिंसा होती है जिसे हम अप्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं। प्रत्यक्ष हिंसा का मतलब ये होता है कि जो सामने हो रही, किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी ने किसी पर चोट की, हम देखते हैं, तो वो प्रत्यक्ष हिंसा। क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इसमें हिंसा करने वाला कौन, इसको आप कह सकते हैं कि एक्टर ओरिएंटेड वायलेंस। यदि कोई एक्टर है जो उस हिंसा को कर रहा है, हिंसा का एक्शन कर रहा है। दूसरी एक विक्टिम ओरिएंटेड होती है, इसमें एक व्यक्ति पर हिंसा हो रही है, वो विक्टिम है हिंसा, लेकिन कौन कर रहा है ये पता नहीं। किसी एक व्यक्ति को आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इस आदमी के कारण से। अब आप देखेंगे इसके लिए कार्टून कहते हैं कि अप्रत्यक्ष हिंसा में, प्रत्यक्ष वायलेंस तो ठीक है, डायरेक्ट वायलेंस हम कह सकते हैं क्या होती है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि दो प्रकार की, बड़ा मोटा वर्गीकरण है, उसकी और भी धाराएं हो सकती हैं, लेकिन मोटा वर्गीकरण ये है कि दो प्रकार की हिंसा है जो अप्रत्यक्ष है, जिसमें कोई एक्टर नहीं है लेकिन विक्टिम है। और ये जो दो प्रकार की हिंसा है, इसमें एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस, यानी हमारी सामाजिक संरचना में, हमारी आर्थिक संरचना में, हमारी राजनीतिक संरचना में जो हिंसा होती है, जो कोई एक आदमी नहीं कर रहा, पूरा सिस्टम कर रहा, पूरा सिस्टम एक स्ट्रक्चर है, उसके कारण से हो रही है, लेकिन हो तो रही है, एक आदमी इसको भुगत रहा है, तो उससे पीड़ित है, विक्टिम है उसका। और दूसरी हिंसा वो कहती है जो इससे भी खतरनाक है, एक अर्थ, उसको वो कहते हैं कल्चरल वायलेंस, ये सांस्कृतिक हिंसा। सांस्कृतिक हिंसा का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब होता है आपका बिलीफ सिस्टम, तो विश्वास प्रणाली है, आपके विश्वासों में, आपकी विश्वास प्रणाली में, आपके बिलीफ सिस्टम में जो हिंसा आ गई है, वो आपकी स्ट्रक्चरल वायलेंस को लेजिटिमाइज करती है, उसको वो वैधता देती है, उसको औचित्य देती है। उदाहरण के लिए देखिए आप हमारा सामाजिक व्यवस्था, अब जो बहुत सारे लोग पुराने थे, आजकल तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग अभी भी मानते हैं, और अंदर से तो अधिकांश लोग मानते हैं, जैसे जाति प्रथा, जाति का ऊंच नीच, अस्पृश्यता, ये एक सामाजिक व्यवस्था के हिस्से थे। और आज हम मानते हैं कि ठीक नहीं है, अधिकांश लोग ये कहेंगे, तो आधुनिक विचार कहेंगे ये गलत अन्याय था, पर इस अन्याय को क्या समर्थन नहीं मिलता था हमारी विश्वास प्रणाली से? इस अन्याय को आपके शास्त्र समर्थन देते थे, इस न्याय को पंडित समर्थन देते थे, इसके लिए संसद के भी धर्म आपको सुना देते, धर्म फला संस्कृत में ये लिखा है, फला ग्रंथ में ये लिखा है, फला उसमें मनुस्मृति में ये लिखा, फला स्मृति में। आपको मालूम है क्या क्या लिखा है? कभी पढ़ के देखिए। एक स्मृति में ये कहा गया है कि किसी शूद्र सामान्यतः मतलब वो पंचम वर्ण के लिए इस्तेमाल होता है, काफी सभी शूद्र ही है, तो वो कहते हैं उसको मारने से उतना ही पाप लगता है जितना किसी देवले को, चूहे को, खरगोश को मारने से। ये आपका शास्त्र वचन है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, और ये उस हिंसा को जो आप उस शूद्र पे या उस पंचम वर्ण पे कर रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज करता है। आप तो ठीक है, हमारी परंपरा रिवाज ऐसे ही, हमारे यहाँ तो शास्त्र में ये कहा है, शास्त्र वचन को तो कोई आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। आधुनिक काल में आप देखिए एक अर्थशास्त्रीय हिंसा, अर्थशास्त्र में कुछ हमारे ऐसे विश्वास बन गए हैं
हमें लगता है इसके अलावा कोई चारा नहीं, ये एकमात्र तरीका दुनिया को आगे बढ़ाने का। दुनिया को आगे बढ़ाने का या किसी भी राष्ट्र के आगे बढ़ने का एक तरीका ये है कि उसकी जीडीपी कितना बढ़ती है। सामान्य जब आप किसी राष्ट्र की समृद्धि का या उसके विकास का पता लगाना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। अब मान लीजिए कि किसी राष्ट्र या इनकम कितनी, औसत इनकम कितनी, तो हम ये कहते हैं कि औसत इनकम ये, औसत प्रोडक्शन ये है, एक औसत निकाल दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए कि 10 आदमियों का या 10 कैटेगरी बनाइए, उसमें एक व्यक्ति की आय है 10,000 रुपया प्रतिदिन, दूसरे आदमी की आय है 5,000 रुपया या 7,000 रुपया, कम करते चले जाएंगे। और फिर नीचे की जो 3-4 लेयर है उसमें किसी की आय है 100 रुपया प्रतिदिन, किसी की आय है 50 रुपया प्रतिदिन, किसी के साथ उससे भी कम। अब आप अगर औसत निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो सैकड़ों में जाएगा, क्योंकि उसमें वो 10,000 वाला भी शामिल है, उसमें 5,000-7,000 वाला भी शामिल है, तो वो तो सैकड़ों में जाएगा। लेकिन 50% लोग तो 50-60 रुपये से नीचे के हैं। कोई आंकड़ा आपको ये नहीं बताएगा औसत। अक्सर हमारे मित्रों से बात होती है शास्त्र, नहीं अब हमारी जीडीपी इतना बढ़ गई, तो जीडीपी तो बढ़ गई पर उसका लाभ किसको मिला? अभी और एक सिद्धांत ये प्रतिपादित हुआ एडम स्मिथ के द्वारा कि उत्पादन सब समस्याओं का हल कर देगा। बड़ा पुराना सिद्धांत है। उत्पादन में वृद्धि जो होगी तो जितनी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं सब सुलझ जाएंगी। और आज भी हम उसी विश्वास पर सारा काम करते हैं। ये हमारी विश्वास प्रणाली का हिस्सा है। कल्चर का मतलब कोई धर्म संस्कृति नहीं होता, जब आध्यात्मिकता नहीं होता। कल्चर का मतलब ये भी है कि आपकी विश्वास, बिलीफ सिस्टम क्या है। हमारा एक इकोनॉमिक बिलीफ बन गया है कि अगर ऐसा होगा तो हम ठीक हो जाएंगे। अब ये जो इकोनॉमिक बिलीफ है इसमें आप उत्पादन बढ़ाते चले जाएंगे। आप देखिए 50 से लेकर के 2010 तक दुनिया के उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई, 7 टाइम्स। अर्थशास्त्रियों के आंकड़े, अर्थशास्त्री नहीं हो तो थोड़ा पढ़ता हूँ, उसे पता लगता है कि 7 गुना वृद्धि उनकी हुई है उत्पादन की। लेकिन वो कितने लोगों तक पहुंचा है और किन चीजों का उत्पादन हुआ है? जो संपन्न देश है, जिनको हम संपन्न देश मानते हैं, समृद्ध देश मानते हैं, उनकी जीडीपी में सर्वाधिक भूमिका किन चीजों के उत्पादन की? कभी इसकी जांच हम नहीं करते। वेपनरी, शस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरी भूमिका है कॉस्मेटिक्स की, और कॉस्मेटिक्स में शानदार कपड़े और बड़ी बड़ी कारें और जो जरूरत नहीं है उनको समझ अभी आती है। एक शादी हो रही हो तो शादी करके घर में बैठ के कर लो, क्या प्रॉब्लम? सारी दुनिया एकत्रित हो रही है, सारा अखबार दिन भर से टीवी वही चल रहा है, दिखा रहा है। 2 आदमी शादी कर रहे हैं, इसको इतना ज्यादा दिखाने क्या जरूरत है? वो इसलिए दिखा रहे हैं कि आप भी अधिक से अधिक अपनी शादी में विलासिता प्रदर्शित कर सकें, आप पर असर पड़े। तो ये सब जीडीपी बढ़ाता है। तो ये उत्पादन किस काम का है? तो कॉस्मेटिक्स और वेपनरी, इन 2 को आप अलग करके देखिए तो उत्पादन कितना बड़ा है। ये जो 2 सेक्टर है उनको थोड़ा सा अलग कर दीजिए एक मिनट के लिए, और फिर ये पता करने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, किन चीजों की वृद्धि हुई। और कॉस्मेटिक्स में मैंने आपसे कहा विलासिता के सारे साधन में शामिल है। बड़ी कारें, शानदार कपड़े, सामान्य औसत बसत पहनती है, इसमें दिक्कत क्या है? गांधी जैसे आदमी पहन सकता था तो आपको पहनने में शर्म आता। इसलिए लगता है कि ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि हम इसको, लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है। तो किसी अर्थशास्त्री से बात करें वो यही कहेगा तो नहीं हमारे देश की जीडीपी इतनी बढ़ रही है। तो ये जीडीपी किस चीज के उत्पादन से बढ़ रही है? अब दिक्कत इससे ये होती है कि तब एक दूसरा सिस्टम बन गया हमारा, वो बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, उसको पॉलिटिक्स में ले लीजिए। राज्य सब कुछ करेगा,
हमने चुन लिया एक सरकार को 5 साल के लिए, अब वो जो कुछ करेगी उसके बाद नहीं करेगी, हमें नहीं जमेगा तो बदल देंगे, आने वाली भी वही करेगी तो क्या करेंगे, फिर उसको बदल देंगे। तो ये बदलता का चक्र जो है वो चलता रहेगा और वास्तविक समस्याएं नहीं सुनती, क्योंकि हमने एक मान लिया कि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है। और आज की स्थिति में आप देखिए कि सामान्य नागरिक की राज्य के सम्मुख क्या हैसियत है, राज्य कैसे बनता है? राज्य तब बनता है जब मैं अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता राज्य नामक संस्था को हस्तांतरित करता हूँ। हर मनुष्य संप्रभु है, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, लेकिन मैं अपनी संप्रभुता को राज्य को हस्तांतरित करता हूँ ताकि समाज में व्यवस्था कायम कर सके जिसमें, लेकिन वो सभी की संप्रभुता को कायम रख सके, इसलिए है हस्तांतरण। इसलिए नहीं है कि सारी संप्रभुता वो प्राप्त कर ले और मेरे कोई गुलाम बना के रखे, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने अपनी मुझे दे दिया अधिकार, अब मैं कुछ चाहता हूँ। तो राजनीतिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, आपसे सामाजिक व्यवस्था में अभी तक आप देखिए, और अभी भी आप पाएंगे, आप लोग सब ऐसे घरों से आ रहे होंगे जहाँ लड़कियां भी उनको दूध मिलता होगा। सामान्यतया औसत भारतीय घरों में बच्चियों को दूध नहीं मिलता, 2-3 साल की जब हो गई शुरू में इसको छोड़ दीजिए, लड़कों को मिलता है। तो गरीब परिवारों से आने वाली लड़कियां हम जानती होगी तो उन्हें बचपन में दूध वगैरह नहीं मिलते थे जितने कि लड़कों को, जितना भी अवेलेबल होता है, पूरा हो या ना हो। क्यों? क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम का ऐसा है कि समाज में पुरुष ही श्रेष्ठ है, और ये आज भी दुनिया के सभी देशों में, केवल भारतवर्ष में नहीं कह रहा, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें ये मेल ओरिएंटेड बिलीफ भर नहीं किए हुए हैं। तो ये क्या ये हिंसा नहीं है? क्या ये हिंसा का एक रूप नहीं? और ये हमारी संरचना में है, हमारे सिस्टम में है, और इस सिस्टम को लेजिटिमाइज करता है हमारा बिलीफ सिस्टम। हमारे विश्वास, हमारी रिवाज ये है, हमारी परंपरा ये है, हमारे समाज में यही होता है, ये उचित है। और फिर इसके लिए कुछ लोग बताएंगे कि पुरुष अधिक बलशाली है, आर्गुमेंट्स देंगे विज्ञान वगैरह से, विज्ञान से। तो ये जो इक्वलिटी का खंडित होना कहीं पर, केवल समाज में, हर जगह पर जहाँ समानता पर आघात होता है वहां पर ऐसा, क्योंकि समानता मनुष्य मात्र की है, और मनुष्य के जीवन के सभी पहलू, मनुष्य जैसे मैंने कहा देह नहीं है, उसके जीवन के जितने पहलू हैं उन सब पहलुओं में हिंसा है। वो कभी पुरुष के साथ हो रही होगी, अगर वो मजदूर है तो, अगर वो सामान्य किसान है तो, अगर वो किसी गरीब परिवार में जन्मता है तो, और कुछ जगह ज्यादा हो रही होगी उस वर्गों के साथ में, पर होती सभी के साथ। ये एक प्रकार से आप देखिए कि हिंसा के जब कितने रूप हैं, तो अहिंसा के कितने होंगे? तो आप इन सब कामों को, इन अवरोधों को, इन बाधाओं को दूर करने में लगेंगे, तभी तो अहिंसक होंगे, तभी तो अहिंसा का आचरण होगा। खाली मान लेने से नहीं होगा, हाँ भाई हिंसा तो हो रही है, अब क्या करें। जब आप उनको दूर करने का जितना प्रयत्न आप कर सकते हैं, गांधी जी कहते हैं कि एक कदम ही पर्याप्त है, लो तो सही, तो जितना भी आप कर सकते हैं उतना करके देखिए कि आप कितना कर सकते हैं, और कितने कितने आयाम हैं हिंसा के, कितने कितने सूक्ष्म। ये तो मैंने बड़े स्थूल रूप बताए आपको, मनोवैज्ञानिक। कल्चरल वायलेंस में ये भी होता है, कुछ भाषाओं को आप मानते हैं कि ये निम्न है, कुछ भाषाएं उच्च हैं। जैसे हमने मान लिया कि अंग्रेजी उच्च भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो भाई इस गांव में जो रह रहा है उसको तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं होना भैया, उसको तो रोटी खानी है। अब आपके अंतर्राष्ट्रीय और कितने लोग हम में से अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे? आज तक दुनिया में मुझे, और आपको मिला हो तो बताइएगा, मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी, आज तक दुनिया में मुझे एक भी शिक्षा शास्त्री ऐसा नहीं मिला, एक भी बाल मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि किसी बच्चे को मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा में शिक्षा देना
उसके विकास के लिए आवश्यक है, और मातृभाषा में शिक्षा देना उसके विकास को बाधित करता है, बच्चे के विकास को, आपकी अर्थव्यवस्था के विकास को नहीं, बच्चे के विकास को। तो शिक्षा किसके लिए है? शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं, उसके व्यक्तित्व को उभारना चाहते हैं, उसको कुछ संस्कार देना चाहते हैं, उसको कुछ ज्ञान देना चाहते हैं जिससे कि वो आगे अपना जीवन ढंग से चला सके, या बाजार के लिए है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए है? माफ़ कीजिएगा, आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा आज बाजार की एजेंट है, और शिक्षा बाजार की एजेंट है। न केवल शिक्षा बल्कि राज्य भी, और केवल भारतीय राज्य और भारतीय शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो शिक्षा व्यवस्था की संरचना है, पूरी दुनिया में जो राज्य व्यवस्था की संरचना है, वो भी बाजार की एजेंट है। आज मल्टीनेशनल्स इतना गवर्न करते हैं स्टेट्स को, दुनिया भर के स्टेट्स को। एक डेविड कॉल्टन एक स्कॉलर हुए हैं, आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो एक किताब है उनकी, व्हेन कॉरपोरेट्स रूल द वर्ल्ड। जरा उसको पढ़ के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम तो समझ रहे थे हम स्वतंत्र हैं, हम तो समझ रहे हैं कि निर्णय हम ले रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं ये हमारी चॉइस है, पर वो चॉइस तो मनोवैज्ञानिक रूप से हम पर थोप दी गई है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये जो चॉइस हम पर थोप दी जाती है, ये भी एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक हिंसा का रूप है, जिसको हम नहीं समझ पाते और उसके शिकार होते चले जाते हैं। तो एक प्रकार से आप देखिए कि एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। साहित्य क्या करता है? कई बार मैं साहित्य लिखने वाला व्यक्ति हूँ, आप सब लोगों ने गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ी होंगी, मेरा ख्याल है सब ने पढ़ी है। अब गुलिवर ट्रेवल्स में वो जो पिग्मी है वो कौन है, और जो कोलोसस है वो कौन है? कभी आपका गौर गया इस बात पर? है ना, जहाँ जाता है तो छोटे छोटे बौने लोग हैं, उसको घेरते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो एक झटके में सब तोड़ देता है। तो ये जो कोलोसस है वो कौन है, याद आता है? और ये जो पिग्मीज हैं जिनको दिखाया गया बौने, वो कौन है? वे सारे ब्लैक्स हैं और वो वाइट है। गौर करिए, ये साम्राज्यवादी दौर का, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौर की रचना है। आप फिल्में देखते हैं सभी लोग, बड़े कॉमन उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हम लोग जब देखते थे, आजकल तो मैं बहुत कम ही देख पाता हूँ या पसंद भी नहीं करता, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाए देखने को मिल जाए तो अलग बात। लेकिन जब हम देखते थे तो एक डांसर हुआ करती थी हेलन, आप लोगों ने भी बचपन में देखा होगा। तो वो हर फिल्म में एक कैबरे डांस होता था, आजकल आइटम सॉन्ग वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से हर फिल्म के अंदर एक कैबरे सॉन्ग होता था। तो कैबरे डांस के साथ में, अब वो जो कैबरे करने वाली हिरन है वो तो श्वेत है, गोरी है, और जो उसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं लोग वो सब काले हैं। क्यों ऐसा? वो सब काले क्यों हैं? जिस तरह से आदिवासियों को दिखाया जाता था जैसे कोई जंगली लोग हैं जिनको सभ्यता ही नहीं है, जबकि दिनकर का कहना था कि छोटा नागपुर के आदिवासी जितने सभ्य हैं उतने तो हमारे दिल्ली शहर के नहीं हैं। अभी आप दिनकर की बात कर रहे थे। तो एक प्रकार से आप ये देखिए कि ये हमें पता नहीं चलने पाता, और हम धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये बन जाता है। हमारे राजस्थान में कई दोहे हैं लोक साहित्य में, लोक साहित्य की बड़ी चर्चा है आजकल कि लोक साहित्य तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसमें ठीक है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी है लेकिन बुरी चीज़ें भी हैं। अब हमारे यहाँ एक दोहा है, राजस्थान के लोग, काका जी हैं क्या यहाँ, वो जानते होंगे राजस्थान का दोहा है, काना गंजा काबरा, नहीं काना लूला काबरा सर से गंजा हो, इन चारों से बात करें तो हाथ में डंडा होए। यानी जो इसकी एक आंख नहीं है, जो लगड़ा है, जो गंजा है,
या जिसकी आंखें थोड़ी रंगीन हैं, ये लोग ऐसे हैं जिनके साथ बात कर समय हाथ में डंडा रखना चाहिए। ये लोक साहित्य कहता है। और ये आप देखेंगे राजस्थान के हर गांव में रिपीट किया जाता है बातचीत के अंदर। अब ये क्या है, ये कहाँ से ले आए आप? ये सिर्फ विकलांग लोगों का मजाक उड़ाना है, जिनका आजकल आप दिव्यांग कहते हैं। ये उनका मजाक उड़ाना है, उनको निम्न समझना है, उनको मनुष्य नहीं समझना है। ये भी लोग विश्वास में आ जाता है। तो जो बात, ये 50 उदाहरण इसके दिए जा सकते हैं, इस पर ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो हमारी विश्वास प्रणाली है, जिसे हम कल्चर नाम देते हैं, ये विश्वास प्रणाली हमें किस तरीके से एक अप्रत्यक्ष हिंसा की तरफ ले जाती है। प्रत्यक्ष तो करेंगे तो पता लग जाएगा ये कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष हिंसा की तरफ। और अप्रत्यक्ष हिंसा के जो रूप हैं जितने भी, जो हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे परिवार के सिस्टम में, हमारे सामाजिक ऊंच नीच के सिस्टम में, हमारे धर्मों की व्यवस्था में, विभिन्न धर्मों के बीच रिश्तों की व्यवस्था में, वो जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, उन स्ट्रक्चर्स को लेजिटिमाइज करते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम की चीज़ें। तो वो एक हिंसा ही, बड़ी हिंसा हुई। वो तो आपको, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जब डार्विन की थ्योरी आई, तो आप विज्ञान के लोग हैं, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में, तो उसमें एक ये था कि तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। तो वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कह रहा है कि अनुकूलन के लिए, कभी आपको प्रकृति के साथ अनुकूल होना होता है। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने उसका अर्थ ही निकाला कि ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ वो है जिसमें हम ये कहें कि जो प्रकृति के साथ अनुकूल होने में फिट है वो सर्वाइव करेगा, प्रकृति के अनुकूल जो चलेगा वो सर्वाइव करेगा। एक अर्थ वो भी है, वो भी फिट है, फिटेस्ट है वो भी। दूसरा वो है कि जो सबसे शक्तिशाली है वो फिटेस्ट। और अगर इतिहास के विद्यार्थी यहाँ रहे हों कुछ ज़्यादा गहराई से पढ़ने वाले, तो पहले विश्व युद्ध के कारणों में जो मनोवैज्ञानिक कारण बताया जाता है, बाकी तो ठीक है, राजनीतिक कारण, शस्त्रों की होड़, आर्थिक प्रतिद्वंदिता वगैरह सब थी, वो ये है कि इसमें क्या गलत है? जो ताकतवर है वो शासन करेगा। तो युद्ध के पीछे जो इतिहासकार, विश्लेषक जो एक मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की धारणा को बताते हैं कि इस धारणा के कारण से ये विश्वास पैदा हो गया सभी राष्ट्रों में कि नहीं, हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें ताकतवर होना है। तो कितनी ताकत इकट्ठा कर लेंगे, सब कर लेंगे तो क्या होगा? सब अगर उतनी ताकत इकट्ठा कर लेंगे और फिर लड़ते भी रहेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ताकत का करेंगे क्या? नहीं तो जैसे मैं कहता हूँ वेपनरी आपने प्रोड्यूस की, अब क्या करेंगे? तो नॉन प्रोडक्टिव, आगे कुछ नहीं बनेगा उससे, सिवाय विनाश के आप कुछ नहीं कर सकते उसका। इसलिए लोहिया शस्त्रों पर रोक लगाने की बात करते थे, पर वो अलग बात हो जाएगी। कुछ मित्र कह देंगे तुम फिर वही आइडियोलॉजी कर रहे हो। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो तरीका है हमारे बिलीफ सिस्टम और संरचनात्मक हिंसा के बीच जो रिश्ता है, इसको जब तक हम नहीं समझते हैं और उसको नहीं तोड़ते हैं, इसलिए पहली ज़रूरत होती है बिलीफ सिस्टम को बदलना। संरचना तो एक दिन में नहीं बदलती, बिलीफ सिस्टम भी एक दिन में नहीं बदलता, पर उससे सोचना शुरू करेंगे तो वो बदलना शुरू होगा। अब एक और पॉइंट पे आता हूँ संक्षेप में, कि कुछ लोग मानते हैं कि हिंसा तो मनुष्य करेगा ही, वो उसके स्वभाव में है। अब ये हमारा परसेप्शन, ये भी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, ये हमारे वैज्ञानिक विश्वास प्रणाली का हिस्सा, यूँ कह सकते हैं। क्योंकि विज्ञान के किसी शोध ने ये प्रमाणित नहीं किया है कि हिंसा मनुष्य में इनडेट है, उसमें अंतर्जात है, तो उसमें होगी ही। उनका ये कहना है कि जैसे अन्य जैविक आवेग है वैसे हिंसा नहीं है। सेक्स है, हंगर है, इस तरह की जो एक जैविक ज़रूरतें हैं, हिंसा उस तरह की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से जो मनोवैज्ञानिक हैं, मैं जेपी स्कॉट का नाम ले सकता हूँ,
मनोविज्ञान पढ़ने वाले लोग अगर जानते हो उनके बारे में, अक्सर मैंने पाया कि कम जानते हैं। उन्होंने किताब लिखी अग्रेशन। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य में पहल करने की प्रवृत्ति है, इसको आप चाहें तो आक्रामकता कह सकते हैं, शुरुआत करता है। लेकिन ये जो आक्रामकता है ये अनिवार्यतः हिंसक होती है ऐसा नहीं है। हिंसक भी हो सकती है यदि बाह्य उत्तेजना उसको मिले, बाहर से परिस्थितियाँ ऐसी दबावपूर्ण बन जाए कि उसको करनी पड़े तो वो हिंसा करता है, नहीं तो वो इन्नेट रूप से हिंसक नहीं है। बल्कि शेरिंगटन जैसे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य इन्नेट रूप से अहिंसक है। वो ये कहते हैं कि मार्टिन है, न्यूरोलिस्ट कहे जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि मनुष्य जो है उसके दिमाग में उच्चतर भावनाएं हैं लेकिन उनको पोषित नहीं किया जाता है। हम उसकी निम्नतर भावनाओं को ही पोषित करते रहते हैं। शेरिंगटन कहते हैं कि जो आल्ट्रुइज्म है, परहितवाद, दूसरे का भला करना, ये प्रत्येक मनुष्य में इन्नेट है। और एग्जाम्पल देते हैं कि आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी किसी से टकराती है या कोई बच्चा, आपको लग रहा है ये गाड़ी इस पे चढ़ जाएगी या ये जानवर इस पे चढ़ जाएगा, तो आप सोचते ही नहीं हैं, तत्काल उसको, बच्चे को हटाएंगे या उस जानवर को हटाएंगे बिना सोचे। ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या सुझाते हैं मनोविज्ञान में? रिफ्लेक्स एक्शन ये सुझाते हैं कि आपके स्वभाव में है। सोच विचार करके लिया गया जो निर्णय होता है वो आपके स्वभाव से परे भी हो सकता है, लेकिन जो आप रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, कोई आक्रमण करती है आप बचाते हैं अपने, ये रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें आत्मरक्षा की प्रवृत्ति आती है। और गांधी जी सोच विचार करके कहते हैं कि डंडा मारे तो भी हाथ मत उठाओ, उसमें सोच विचार की जरूरत पड़ती है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें हिंसा नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं। और आप देखिए बायोलॉजी के विद्यार्थी तो होंगे ही कुछ, बायोलॉजिकली जो मनुष्य का विकास हुआ है जैसा आज वो है, क्या उसको प्रकृति ने हिंसा के योग्य बनाया है? जैसे अन्य कई जानवर हैं जो हिंसा के योग्य माने जाते हैं, कि वो भी बिना छेड़े नहीं करते अधिकांशतः, लेकिन मनुष्य के शरीर में बायोलॉजिकली हिंसक लक्षण नहीं है। वो उत्तेजना करने पर अपने हाथों से, नाखूनों से, दांतों से कुछ कर सकता है, पर इसके दांत और नाखून जो भी हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं आते, उत्तेजित करने पर आते। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं पूरा जो मनुष्य का विकास है, बायोलॉजिकल विकास भी अगर देखें तो। और एक और बात क्रोपाटकिन ने कही कि मनुष्य के विकास में सहकार सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ है, हम मानते हैं कि युद्ध हुए तो उससे सभ्यता का विकास हुआ, दो जातियां मिली आपस में और उनका लेन देन हुआ आपस में, लेकिन दो जातियां व्यापार के माध्यम से अधिक मिली होंगी, दो जातियां परस्पर पड़ोस में रहने के कारण से अधिक मिली होंगी। तो एक प्रकार से जो सामीप्य है विभिन्न जातियों के बीच में, ये सभ्यता के विकास का कारण है। सब दो जातियों के बीच का संघर्ष विकास का कारण नहीं होता, वो तो हत्या का या मनुष्य के विकास में बाधा ही बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैंने आपसे कहा कि इसलिए अब हम क्या करें, करने के लिए सिर्फ यही है कि हम एक ऐसी व्यवस्था की बात करें, उसके लिए प्रयत्न करें, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसे हमारे सांस्कृतिक विश्वास जिसका आधार अहिंसा हो। और अहिंसा का तात्पर्य मैंने आपसे कहा सिर्फ मारना नहीं है, न मारना नहीं है, मनुष्य की समानता जिसमें प्रतिबिंबित हो, मनुष्य की स्वतंत्रता जिसमें प्रतिबिंबित हो, जिसमें मेरी संप्रभुता अधिकांशतः मेरे पास रहे और जिसमें सद्भाव प्रतिबिंबित हो। एरिक फ्रॉम एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा तो न्यू फ्राइडियन जाता है, तो उन्होंने कहा कि
फ्रायड ने जो जैविक आवेग बताए हैं वो हैं, मनुष्य के अंदर वो हैं और वो भी मनुष्य के विकास में योगदान करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल प्रोसेस में पूरा जो ऐतिहासिक विकास मनुष्य जाति का हुआ है, उस ऐतिहासिक विकास में कुछ ऐसे गुण उसमें विकसित हुए। देखिए, कोई चीज़ कब विकसित होती है? जब उसके बीज उसमें हों। तो उनका ऐसे कुछ गुण उसमें विकसित हुए हैं जो उसके आप चाहें तो सेकेंडरी पैशंस कह सकते हैं उनको, चाहे तो सेकेंडरी आवेग कह सकते हैं, लेकिन वो किन्हीं भी अर्थों में प्राथमिक आवेगों से, सेक्स और हंगर से छोटे नहीं हैं। सेक्स और हंगर तो व्यक्तिगत जीवन में आपके काम आते हैं, लेकिन वो पूरी सभ्यता के काम आते हैं। और उसमें उन्होंने कहा प्रेम है, करुणा है, सद्भाव है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। ये इतिहास की प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य जाति के मनोविज्ञान में ये गुण विकसित हुए हैं। और अब ये किसी तरीके से सेकेंडरी नहीं है। अगर ये सेकेंडरी होते तो एक आदमी देश की आज़ादी के लिए जान क्यों दे देता है? अगर आत्मरक्षा, प्राण रक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वो आदमी क्यों ऐसा कर लेता है? और कोई एक व्यक्ति नहीं, सब देशों में ऐसे लोग मिलेंगे आपको बड़ी संख्या में, जिन्होंने या प्राण नहीं भी दे तो कष्ट उठाए। क्यों उठाए? क्यों दूसरों के प्रति उनके मन में था कि नहीं, इनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए? क्या तकलीफ थी? लोगों को अपना जीवन आराम से बिताते थे, सब सुविधाएं जैविक आवेगों वाली मिली हुई थी। क्योंकि ये जो आइडियाज़ थे, जिनको हम आइडिया कहते हैं, दरअसल ये गुण हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मनुष्य होने की। और ये जो लाक्षणिकताएं हैं, गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इतिहास की विकास की प्रक्रिया के साथ साथ मनुष्य में विकसित हुए। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं सभी लोग कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, वो निर्णय सोच विचार के करता है। जबकि आजकल नहीं करते हम लोग, पर सामान्य धारणा यही कि सोच विचार के निर्णय करता है, और सोच विचार के करता है इसलिए उसके लिए जिम्मेदार भी है। अब जो सोच विचार के निर्णय करता है वो सही दिशा में भी जा सकता है, उससे विपरीत दिशा में भी जा सकता है। आपको तय करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप में से अगर किसी के भी मन में कोई सवाल हो आज के इस चर्चा पे, आज के इस विषय पर? जी सर। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रकांत शर्मा, यहाँ एचओडी हॉर्टिकल्चर। सर आपने कहा हिंसा, मनुष्य का जो उद्गम हुआ वो हिंसा के लिए नहीं हुआ। फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो उस तरफ डाइवर्ट करती हैं चीज़ों को, और फिर हमें ये डिस्कस करना पड़ता है कि हम अहिंसा के लिए बनाए हैं, हिंसा के लिए नहीं? बहुत ही वैलिड सवाल है आपका, क्योंकि हिंसा तो है, देखते हैं हम, और बहुत ज़्यादा है। तो ये देखना इसलिए ज़रूरी है और उसकी खोज की जानी चाहिए। जहाँ तक मेरा अध्ययन बताता है कि मनुष्य शुरू में, क्योंकि जिन परिस्थितियों में विकास शुरू हुआ उसमें कुछ कठिनाइयाँ उसके सामने आई, और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वो कुछ चीज़ों का संग्रह करना चाहिए ताकि आगे वो कठिनाइयाँ न आए। तो इस संग्रह की वृत्ति भी बढ़ी, और जो संग्रह की वृत्ति बढ़ी उसकी वजह से जो चीज़ उसको नहीं चाहिए या तत्काल नहीं चाहिए उसको भी भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाए, ये प्रवृत्ति उसमें बढ़ी। तो ये प्रवृत्ति बढ़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये तात्कालिक परिस्थितियों का परिणाम थी। और जब मनुष्य लेकिन जब विचार करना शुरू किया तो इस प्रवृत्ति से वो मुक्त नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया। लेकिन मूलतः वो हिंसक नहीं है। अगर उसकी ये गारंटी हो उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी भविष्य में, तो कोई आदमी संग्रह नहीं करना चाहेगा, क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करेगा उसके लिए। तो एक तो कारण ये रहा, और दूसरा ये रहा कि जब इसके लिए संग्रह करने वालों ने, उसमें कुछ वीरता की ज़रूरत होती थी, कुछ ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत होती थी, तो उनके गुणगान शुरू कर दिए उन समाजों ने। तो ये गुणगान किया तो ये शौर्य है, हमने कह दिया कि वीरता है, शौर्य है, जो युद्ध में जीतता है। तो ये जो शौर्य बनाया गया उसको, ये जो गुणगान किया गया, इसने भी एक बिलीफ सिस्टम बनाया। वो ये बनाया कि ये इस तरह से जो काम करते हैं वो हीरो हैं, वो समाज के नायक हैं। आप देखिए इतिहास में अलेक्जेंडर नायक हो गए, बोले क्या किया उसने, क्या किया। और आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर द्वितीय महायुद्ध में हिटलर जीत जाते तो वो भी नायक होते। वो तो संयोग की बात थी कि वो नहीं जीत पाए, नहीं तो इतिहास उनको नायक बनाता। सच बात है। ये कारण। सर मैं सौभाग्य से लगभग 12 साल राजस्थान में रहा हूँ, और आपने जो अभी लोकोक्ति कही है, मैंने भी कहीं ना कहीं सुना हुआ है उस लोकोक्ति को।
कभी कभी जो लोकगतियाँ बनती हैं शायद उसके लिए हमारा समाज ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, मैंने कहा ना बिलीफ सिस्टम एक आदमी का थोड़ी होता है, पूरे समाज का होता है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम आशुतोष है, मैं बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री करने आया हूँ। सर मेरा ये सवाल है, सर आपने कहा था हम जो समाज हम का निर्माण करना चाह रहे हैं उसका आधार अहिंसा होना चाहिए, उसमें हम युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए सर? ये तो आप ही को तय करना है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ आपको रास्ता बताने वाला और उसका उत्तर देने वाला। पर आप अगर समझते हैं कि अहिंसा ये है तो अपने आसपास देखिए, पहले अपने आसपास देखना पड़ता है। अपने आसपास देखिए कि कहाँ हिंसा हो रही है और आप किस तरीके से उसका निवारण कर सकते हैं। निवारण का तरीका भी अहिंसक होना चाहिए, वो हिंसा से नहीं होता है वो। क्योंकि मैं एक बात समझा दूँ आपको कि जब हिंसा और हिंसा में टकराहट होती है, हम कहते हैं हिंसा से हम कर देंगे इसको, हिंसा और हिंसा में जब टकराहट होती है तो हिंसा ही जीतती है, आपका उद्देश्य नहीं जीतता। जो अधिक हिंसक होता है, क्यों कौन जीतेगा? जो अधिक हिंसक होगा, तो आप अधिक हिंसक हो जाएंगे, तो फिर आप उसके माध्यम से एक अहिंसक समाज नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने आसपास देखें, फिर समाज में देखें, आगे जो सिस्टम है उसमें जितना एक्टिव भूमिका आप निभा सकते हैं वो निभाएं। ये ज़रूरी नहीं कि सब लोग गांधी जी हो जाएंगे, लेकिन जितना आप जा सकें, जितनी दूर तक जा सकें उतनी दूर जाना चाहिए और कम से कम स्वयं को हिंसा का पार्ट होने से बचाना चाहिए। इतना ही पर्याप्त। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर कुछ समय हम लोग अपने आप को बहुत बुरा समय फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कि कोई भी सलाह देता है तो मतलब हम ये लगता है कि हम तो सही सोच रहे हैं, आप हमको गलत बता रहे हैं, तो सुसाइड करने का भी मन होता है, ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। पिछले 4-5 साल पहले मैं डिप्रेशन की वजह से 7 दिन ऑक्सीजन पे था। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने आप पर पेशेंस कैसे बना के रखें और कैसे ये फील करें कि हम अपने आप को मतलब पेशेंस में, और मतलब ये कैसे फील करें कि हम ये करेंगे तो शायद ठीक होगा, मतलब वाले कैसे? देखिए, आपका सवाल जो है वो बड़ा मनोवैज्ञानिक सा सवाल है, लेकिन उसमें एक तो मैं आपसे ये बता दूं कि आत्महिंसा और परहिंसा एक ही टेंडेंसी के 2 प्रोजेक्शंस हैं। आप जैसे आत्महत्या, पर हत्या और आत्महत्या में एक ही टेंडेंसी दोनों जगह काम कर रही है। वो एक प्रोजेक्शन दूसरे की तरफ होता है, एक में आप अपनी खुद की तरफ होता है, ये मनोविज्ञान भी मानता है। लेकिन ये जो डिप्रेशन आ रहा है आप, वो आता है प्रेशर के कारण से। जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर कभी समाज का होता है, कभी परिवार का होता है, कभी पीयर्स का होता है, कभी सिस्टम का होता है, और आपको लगता है कि अगर मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो ये ज़िंदगी बेकार हो गई। तब आदमी एक असफलता के बोझ से ग्रसित होता है और वो कई बार आत्महत्या की तरफ भी जा सकता है। अभी हमारे यहाँ, मैं तो जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ कोटा में रोज़ आए दिन आजकल ये रूप हम देख रहे हैं। दरअसल आप ये समझिए कि आप किसी दूसरे के पर्पज़ के लिए नहीं हैं, आपका अस्तित्व स्वयं आपके लिए है, पहली शर्त उसकी है। और उसमें आपको जिस चीज़ के अंदर बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए प्रसन्नता मिलती है वो करिए। चाहे आपके पिता कुछ भी कहे, माँ कुछ भी कहे, मित्र कुछ भी कहें, समाज कह दे आप बेकार है, तो कहता रहे। आप समाज के लिए बेकार है, अपने लिए नहीं हुए ना। आप अपने लिए क्या है इस पर सोचिए। अगर आप सोचेंगे, देखिए मैं निजी उदाहरण देना नहीं चाहिए, मैं जब 9th क्लास में आया तो उस समय ऐसा दौर चलता था स्टूडेंट्स का। देखिए ह्यूमैनिटीज़ तो हमेशा से सबसे 3rd कैटेगरी में रही है, तो ऐसा दौर चलता था कि जो ठीक ठाक पढ़ने वाले लड़के हैं वो साइंस ले लें, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, नहीं तो कॉमर्स ले लें, कोई CA बन जाएंगे। मैंने किसी से नहीं पूछा, मैं स्कूल में गया, खुद फॉर्म भरा और उसमें अपने ऐच्छिक विषय के रूप में लिख दिया हिंदी साहित्य और इतिहास। अब जब घर लौट करके आया तो मेरे घर में तो मैं पहला स्कूल गोर था तो कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन हमारे एक भाई साहब थे, वो बहुत प्यार करते थे मुझे रिश्ते में, तो उन्होंने अचानक याद आया, उनको पूछा, अरे तुमने क्या लिया? ऑप्शनल बोलते थे इलेक्टिव को उस समय, क्या लिया ऑप्शनल? मैंने, अरे ये क्यों लिया, आगे पढ़ना नहीं है क्या? मैं कहीं पढ़ेंगे तो फिर साइंस लो। तो मैंने कहा साइंस में फॉर्म में कहाँ भरूँ? तो जहाँ तुमने ये भरा है, ऐच्छिक विषय लिखा जाता था हिंदी में, तो मैंने कहा ये तो कंपल्सन हो गया, आप जो कह रहे हैं वो तो, मैं तो ऐच्छिक विषय भर रहा था, जो मेरी इच्छा है वो।
तो हंस दिए, बोले ठीक है तुम आगे जाके वकालत वगैरह कर लेना कुछ। वो मैंने नहीं की, लेकिन मतलब ये था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा, और मैं हमेशा ये कहता था कि इट इज़ बेटर टू बी ए गुड थर्ड ग्रेड टीचर देन टू बी ए बैड डॉक्टर। आपकी अगर रुचि नहीं है उसमें तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते। हो भी जाएंगे, पास हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो जिस चीज़ में आप कुछ कर सकते हैं, जो आपके अंदर है, उसको उभारिए और करिए। और किसी डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। किसी के कहने से क्यों डिप्रेशन में आएंगे। मुझे कोई कहे कि मैं हमें तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, तुम्हें नहीं लगी होगी, मुझे तो ठीक लग रही है, तो मत मानो, नहीं लगी तो इसमें क्या चिंता की बात। आपका अस्तित्व तो पहले आपके लिए है। अगर इस पृथ्वी पर आप आए हैं तो या फिर आप जैसे अन्य लोगों के लिए हो सकता है, जो आप जैसे हैं उनकी सहायता करिए, उनके लिए कुछ करिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तापस माइती है, मैं मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जो आज के यंगस्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए हैं। मैं सर 22 साल का हूँ, लेकिन जो आजकल के टीनेजर्स हैं वो जब भी जवाब देते हैं तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो सीधे से बात नहीं कर पाते, और सर बैड वर्ड्स का बहुत यूज़ करते हैं। मैं भी इस एज से निकला हूँ सर, लेकिन हमारे टाइम में मतलब इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स सुनना नहीं चाहते। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि आप कोई समझा दिया गया, उनको भी समझा दिया गया है, और ये सारा जो हमारा आर्थिक सिस्टम है, जो राजनीतिक सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम बन रहा है, वो उनको ये समझा रहा है कि आप जब तक असर्टिव नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कंपटीशन में वही जीतता है जो असर्टिव अधिक होता है। तो इसलिए आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है। असर्टिव होने का मतलब कोई तर्कशील होना नहीं होता। अब तर्क के हिसाब से आपकी बात विवेक के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, इसकी चिंता मत छोड़िए। हाउ टू गेट द थिंग्स डन, हाउ टू गेट सक्सेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टू नो व्हाट इज़ करेक्ट। तो इसलिए वो क्या, हमें जो सफलता मिलनी है वो मिलनी है, और इसी तरीके से मिलनी है। जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक अपने को असर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो ये प्रतिस्पर्धा का दौर है ना, तो इस प्रतिस्पर्धा के दौर के अंदर एक मनोवैज्ञानिक असर ये पड़ता है बच्चों पर कि उन्हें हर चीज़ अपनी जिद से लेनी है, तर्क किससे नहीं लेनी। घरों में भी देखते हैं बच्चे जिस तरह जिद करते हैं चीज़ों के लिए, कुछ सुनवाई नहीं करते। तो इसकी वजह ये कि एक वातावरण हमारे चैनल्स ने बनाया है, हमारे इकोनॉमी ने बनाया है। हम ये बार बार हम कहते हैं कि प्रतिद्वंद्विता ही जीवन का नियम है, प्रतिस्पर्धा ही जीवन का नियम है। अगर जीवन का नियम वो है तो उसमें जो जितना ज़्यादा जोर लगाएगा वही जीतेगा। वो कारण के बीच में एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा है। हिंसा और अहिंसा के बीच में एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा है। सांप्रदायिक दंगा होता है, हत्यारा अंधाधुंध मुसलसल लोगों को मारता जा रहा है। उस समय उस आदमी को खत्म करना जो हिंसा पे उतारू है, जो अनेकों लोगों की जान को ले सकता है, तो क्या उस समय वो जो हिंसा है वो अहिंसा के दायरे में आएगी या वो हिंसा का ही रूप बन जाएगा? क्योंकि मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साहित्य के, उनके विचार के बहुत बड़े अध्येता हैं। एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि ऐसे आतताई की जान देकर या जान लेकर भी अगर बचाई जाए वो भी न्यायपूर्वक है। देखिए, जब हम अहिंसा की बात करते हैं और हिंसा की बात करते हैं तो हिंसा के, मैंने आपसे कहा कि कई रूप होते हैं। जैन दर्शन में जो अहिंसा का सबसे सूक्ष्म विवेचन करने वाला दर्शन है, उसमें उन्होंने कई प्रकार की हिंसा बताई है। एक हिंसा को वो कहते हैं कि ये आरंभिणी हिंसा है, यानी जो सांस लेते हैं, चलते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, इसमें कुछ हिंसा उनके हिसाब से होती है, पर उसका वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो तो अगर जीवन है तो वो रहेगी, उससे आपकी मुक्ति नहीं है। दूसरी जो हिंसा है वो कहते हैं
उसको कहते हैं उद्योगिणी हिंसा। आप थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं अपनी जीविका के लिए, उसमें भी कुछ हिंसा होती है, उद्योग करते हैं उसमें भी होती है, तो उसको उद्योगिणी हिंसा कहते हैं। वो कहते हैं उसमें भी पाप नहीं है, बशर्ते कि वो केवल उसी के लिए की जाए, जीवन यापन के लिए, और बाकी विलासता के लिए नहीं। तीसरी वो कहते हैं कि वो आत्मरक्षात्मक हिंसा है। आत्मरक्षात्मक का मतलब ये होता है कि जो आप अपने जीवन को बचाने के लिए करते हैं। अगर किसी ने आप पर आक्रमण किया तो आप अपने को बचाते हैं, पर उसमें वो कहते हैं कि अनुपात का ख्याल करना ज़रूरी है। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसकी हत्या कर दी, तो ये अनुपातहीन हो गया। तो अनुपात का ध्यान रखना उसमें ज़रूरी होता है। और चौथी उसको वो कहते हैं ये संकल्पनीय हिंसा है, जो आप संकल्प पूर्वक करते हैं। तो जो आत्मरक्षा के लिए अगर की गई है, जबकि और कोई चारा नहीं है बचाने का, तो वो अलाउड है। गांधी जी अलाउड कर देंगे उसको, लोहिया तो करते ही हैं। लेकिन अगर वो आत्मरक्षा के लिए नहीं की गई, आत्मरक्षा के नाम पर आपने इसलिए कर दी कि इस बहाने से मैं अपनी हिंसा का औचित्य सिद्ध कर दूंगा, तो वो गलत है। और वो आप ही तय करने वाले कि उचित है कि अनुचित है। संकल्पनीय हिंसा उसे कहते हैं जब आप सोच विचार के करते हैं। ये जो आत्मरक्षात्मक है ये तो सडन है, मैंने कहा नहीं, ये तो एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह से होती है। जब आप सोच विचार करके करते हैं तो वो संकल्पनीय हिंसा है जैन दर्शन में और कहीं पर भी, जिसको वो मानते हैं कि ये कर्म बंध करती है, यानी एक तरह का पाप है जो आप पर बंधन बनता है उनके अपनी दर्शन में। एक और भेद वो करते हैं, वो है एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। ये बड़ा गौर कीजिए इस बात को। भाव हिंसा का मतलब आपके अंदर हिंसा करने की इच्छा से आपने हिंसा नहीं की है, तो वो भाव हिंसा नहीं है, वो केवल द्रव्य हिंसा है। और द्रव्य हिंसा का उतना बुरा नहीं माना जाता अगर वो मजबूरी में की गई है, तो जितना भाव हिंसा का माना जाता है। वही संकल्प और भाव यहाँ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जो बात लोहिया कह रहे हैं उसके पीछे वो दृष्टि काम कर रही है, मेरा ख्याल है। नमस्कार सर, आप मुझसे ज़्यादा, सब लोगों से ज़्यादा विश्व साहित्य पढ़ते हैं और नई नई किताबें भी। जो हजारों सालों की यात्रा है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, इसमें कहीं कोई समाज, कोई देश, कहीं द्वीप ऐसा आपकी नज़र में आ रहा है जहाँ कुछ उम्मीद दिखती है हिंसा खत्म होगी? देखिए, थोड़ी बहुत तो सब जगहों पर मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे समाजशास्त्रियों ने और मानव विज्ञानियों ने कुछ ऐसी जनजातियों की खोज की है। करीब 49 ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने कभी हिंसा नहीं की। ये उनका दावा है उन समाजशास्त्रियों का कि वहाँ आपको हिंसा नहीं मिलती किसी भी रूप में। और दूसरा, आप ये देखेंगे, एक और राजनीति विज्ञान के पंडित थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स ऑफ किलिंग। तो उसमें उन्होंने, इसका अनुवाद भी हिंदी में उपलब्ध है, यूनेस्को नहीं करवाया था। उसमें वो कहते हैं कि आधी पॉपुलेशन दुनिया की कम से कम हिंसक नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो कम से कम आधी ऐसी पॉपुलेशन है जो बिल्कुल, वो ना युद्ध में हिस्सा लेती है, ना युद्ध चाहती है, ना इन सब में पड़ती है। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि कई बार इतिहास में कुछ हमको टेंडेंसी दिखाई देती है जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। अगर हम ये देखें कि धीरे धीरे इतिहास का विकास किस दिशा में हो रहा है, सारी हिंसा के बावजूद, जो हिंसा हो रही है इसको उदाहरण देने की जरूरत नहीं, हमको सबको दिख रहा है। वो तो क्या कारण है कि आज जो राष्ट्र युद्ध में लगे हुए हैं वो भी अपने को जिम्मेदार नहीं मानते उसके लिए। वो कहते नहीं, दूसरा जिम्मेदार है, या पता नहीं कौन है, ये तो वो जाने। जबकि एक समय में हम ये मानते थे कि जो ताकतवर है वो जीतेगा, वो दूसरों पर आक्रमण करेगा, दूसरों को जीतेगा। वीर भोग्या वसुंधरा थी, जो वीर है, राजा है, तो वो अपना विस्तार करेगा, राज्य का विस्तार करेगा, उसका काम है ये। और क्योंकि उसमें ताकत है तो वो ये उचित है उसका ऐसा करना। आज कोई ये नहीं कहता, और पूरा विश्व जनमत किसी भी प्रकार की युद्ध प्रक्रियाओं के खिलाफ है।
अगर मनुष्य की चेतना में देखा जाए तो। एक और उदाहरण आप न्याय प्रणाली का लीजिए। सभ्यता के विकास के आरंभ में हमने न्याय का अर्थ लगा दिया था आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत। जो पहली विधि संहिता हम्मुराबी की मिलती है उसमें यही नियम दिया गया है। और बाद में भी आप देखेंगे बहुत सी जगहों पर ये प्रतिशोध का जो प्रतिशोधात्मक न्याय जिसको हम कहते हैं वो इसी तरह होता था कि भाई इसने ये किया, अब इसको इसका बदला चुकाओ। लेकिन धीरे धीरे आपने पाया कि अपराधियों के साथ भी आप उदार व्यवहार करें, उनके साथ भी आप ऐसा व्यवहार करें जिससे वो अपने को सुधार सकें। धीरे धीरे आप ये समझने लगे कि जो अब क्राइम कर रहा है उसमें भी कहीं सामाजिक परिस्थितियों का और जो मनोवैज्ञानिक दबाव उस पर पड़े उसका योगदान है। तो इसलिए उसके साथ वो व्यवहार नहीं होना चाहिए जो पहले क्रिमिनल्स के साथ में होता था। ठीक इसी प्रकार से अब हम उसको जेल को आजकल सुधार गृह कहने लगे। क्यों? तो दुनिया की चेतना का जो विकास है, व्यवहार में घटनाओं में हम देखेंगे अभी हिंसा काफ़ी हमको दिखाई देती है, लेकिन जो मानव चेतना का विकास है उसमें अहिंसा एक सार तत्व की तरह सामने आ रही है। अपनी किताब का विज्ञापन नहीं करना चाहिए लेकिन अभी एक पुस्तक मैंने लिखी आपके यहाँ आई हुई है, चाहे तो आप भी पढ़ें और राजकुमार जी भी पढ़ें। वो है छोटी सी किताब है, अहिंसा इतिहास का सार तत्व। तो सभी सभ्यताओं का जो मिला जुला विकास जिस दिशा में हो रहा है वो हमको अहिंसा की ओर ले जाता है। अब मैंने आपसे कहा कि ये होगा कि नहीं होगा, जैसे लोहिया कहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि हम क्या तय करते हैं, हम में से अधिकांश लोग क्या तय करते हैं, या कम से कम उसके लिए निराशा का कर्तव्य ही पूरा करते हैं जो भी करना चाहिए। और संशय मेरे मन में है, एक विचार ये है कि जीव हत्या कई सिद्धांतों में मनुष्य हत्या के समान मानते हैं। जैसे खान-पीन में भी जो जीवधारी है उसको अपने भोजन का पात्र बनाकर उसकी हत्या करना भी हत्या के रूप में उस दर्शन के अंदर देखा जाता है। मगर उसके साथ साथ ये भी यथार्थ है कि पूरी दुनिया में एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां वनस्पति भोजन का पात्र बन ही नहीं सकती। वहां मनुष्य को जीवित रहने के लिए मांसाहारी होना जरूरी होता है। तो उस समय वो जो जीव हत्या के माध्यम से मनुष्य की अस्तित्व को बनाए रखते हैं, तो क्या वो हिंसा का पाठ होगा या अहिंसा? तो जैसा जैन दर्शन में उन्होंने कहा आरंभीणी हिंसा होगी। जैन दर्शन नहीं, सामान्य दर्शन वो मैं केवल उसका नाम ले रहा हूँ, वो आरंभीणी हिंसा है, उसका पाप नहीं है वो, मतलब वो अनुचित नहीं होगी, वो खुद ही मानते हैं अनुचित नहीं होगी। तो जीव हत्या के सबसे अधिक विरोधी हैं, वो भी इसको कहते हैं कितना तो होगा जीवन जीने के लिए, लेकिन जीवन जीने के लिए उसको आनंद का साधन बनाने के लिए नहीं।